भारत को अफगानिस्तान क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो टाइस है वो रिवाइव हो रहे हैं। तालिबान के 15,000 लड़ाके वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज बात करेंगे रशिया के एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड पर। रशिया चाहता है कि इंडिया अफगान क्वाड में शामिल हो और इंडिया पाकिस्तान डायलॉग को भी उन्होंने कहा है, इस पे बातचीत की है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी बात होनी चाहिए। इनफैक्ट रशिया चाहता है कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया, ये सब लोग आपस में बातचीत करें, रिश्ते बेहतर करें और यही पूरे रीजन के लिए बेहतर है। उमेश जी से समझेंगे कि आखिर इससे क्या मतलब निकाला जाए। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, जो रशिया की तरफ से ये बयान आया है, रशिया चाहता है कि अफगान क्वाड में भारत शामिल हो और साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान डायलॉग के लिए भी उन्होंने इनिशिएट किया है कि उनको बात करनी चाहिए। और पूरे ही इस रीजन को वो चाहते हैं कि ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो और चाहे चाइना हो, भारत के साथ बातचीत हो और इनके रिश्ते आपस में बेहतर हो। इसका क्या मतलब निकलता है और किस तरह से ये जो ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है जो चेंज हो रहे हैं, क्या मतलब निकाला जाए इससे? अंबर जी, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगई लावरोव, उन्होंने कहा है कि भारत को अफगानिस्तान क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए। अभी जो अफगानिस्तान का जो क्वाड है उसके अंदर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है और चाइना है। और ये सब अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है। इसी हिसाब से यूएसए ने भी अपना एक क्वाड बनाया है। उसके अंदर यूएसए है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और एक कोई सेंट्रल रिपब्लिक है। दोनों जी। के अंदर पाकिस्तान है पर इंडिया नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही एक तरह से भारत जो एक साउथ एशिया में एक महाशक्ति है, उसको इस दोनों क्वाड से दूर रखा गया। अभी आपने देखा है कि एक महीने पहले भारत को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अ, मिस्री। हाँ, विक्रम मिस्री, हम्म। हाँ, वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे मिले थे दुबई में। और आमिर यूएई, खान। जी। हाँ, यूएई ने प्लेटफॉर्म दिया था। जी। पहले जो भी अगर तालिबान से मीटिंग होती थी वो करवाता था, कतर कराता था। तो जी। कतर ये पूरा ताना बाना बनता था। अब क्या है, यूएई इन्वॉल्व हुआ। यूएई के इन्वॉल्व होने से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बना। और आपने देखा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो टाइस है वो रिवाइव हो रहे हैं। और सबसे पहले 2018 में आपने अगर देखा है तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने तालिबान से बात की। उस समय तालिबान सरकार नहीं थी अफगानिस्तान में, फिर भी इंडिया ने उस समय तालिबान से बात की। 2018 में रशिया ने उनको बुलाया था। तो भारत ने एक तरह से अपने बेट्स हेज कर दिए थे। और 2021 में जैसे ही रेजिम चेंज हुआ था, पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि उन्होंने वहां पे यूएस फोर्सेस निकल गई और इमीडिएटली तालिबान ने कैप्चर कर लिया पूरी कंट्री को। और यूएस और ऐसा लगा कि पाकिस्तान सिक्योर हो चुका है। और आज आप देख रहे हैं कि तालिबान के 15,000 लड़ाके वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑफिशियल्स है उनको मौत के घाट उतार रहा है। चाइना के जो ऑफिशियल सीपेक में काम कर रहे हैं उनको मौत के घाट उतार रहा है। अफगान तालिबान भी दुश्मन हो चुका है, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने देखा है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके कारण 71 चिल्ड्रन एंड women वेर किल्ड। और अफगान तालिबान ने बोला है कि हम भूले नहीं है। और इसके अंदर आपने देखा है कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान कब्जा करने वाला है। एक तरह से वहां पे एक डेलिब्रेशन हो रहा है कि हमें वखान कॉरिडोर हमें कब्जा कर लेना चाहिए, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट रूट है अफगानिस्तान को, जो सेंट्रल एशिया पे कनेक्ट करता है।
अब इसमें रशिया ने देखा है कि अब भारत को लाना बहुत जरूरी है। भारत के आने से एक तरह से इस रीजन में कंप्लीट ये एक चीज में उनका लेवरेज बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है कि चाइना और पाकिस्तान अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने हिसाब से। जी। आपने देखा ही होगा कि लास्ट जो डिक्लेरेशन हुआ था जब ये लोग मिले थे, पाकिस्तान जो अफगान कॉर्ड में जो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान मिले थे, वहां पे इन लोगों ने जो डिक्लेरेशन दिया था, वो पूरा जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को ब्लेम कर रहे थे अफगानिस्तान को। और उन्होंने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट थे, उनको उन्होंने नेम किया और पूरा ब्लेम अफगानिस्तान पे डाला। जैसे आपने देखा है कि चाइना के अगेंस्ट ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी अभी उनके खिलाफ जिहाद छेड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा तहरीक तालिबान, फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन सब का नाम डाल दिया है। तो अब भारत आ रहा है। भारत के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान को मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले वन मेडिकल एड भेजी थी, ठीक है, वैक्सीन भेजी थी। उस समय अफगानिस्तान में भूकंप आया था, उस समय भी रिलीफ एड भेजी थी। जिस जगह पे पाकिस्तान ने बमबारी की थी, अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया था, उसी जगह पे आपने देखा है कि उसी जगह पे भूकंप आया था और भारत ने एड भेजा था। और एक चीज है, 2,50,000 टन जो व्हीट है, हमने अफगानिस्तान को भेजा था। और वो भी ईरान के थ्रू। हमने पाकिस्तान से रास्ता मांगा था कि आप हमें रास्ता दे दीजिए, जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया था। तो अब रशिया को समझ में आ गया कि इंडिया को लाना बहुत जरूरी है। इंडिया के आने से उनका जो स्टैंड है वो मजबूत होगा। सेकंड, इंडिया का एंगेजमेंट ऑलरेडी तालिबान रेजिम के साथ चल रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान में, ठीक है। अभी देखिए, अफगान का जो पार्लियामेंट है वो भारत ने बनाया। वहां पे पावर प्लांट्स बनाए, वहां पे डैम्स बनाए, वहां पे हाईवेज बनाए, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो सब तरह से भारत का बहुत डीपली इंटरग्रेटेड है विद द अफगान सोसाइटी। वहां पे कोई भी गवर्नमेंट हो, भारत का उससे कोई मतलब नहीं है। वो दे आर मच मोर, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वो भारत में प्रैक्टिस करती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में हिस्टोरिकल टाइज है। ऐसा नहीं है कि अभी का अभी तालिबान आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुत पुराने टाइज है, बिफोर इवन द इंडिपेंडेंस। तो तालिबान को एक कल्चरल कनेक्ट भी है भारत के साथ। और रशिया इसके लिए कर रहा है क्योंकि रशिया जानता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, वहां पे उनका क्लासिफिकेशन चेंज होगा। जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं, रशिया बन जाता है प्रिंसिपल एडवर्सरी और चाइना बन जाता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है ट्रंप रेजिम में। ट्रंप रेजिम में चाइना बन जाता है स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी और रशिया बन जाता है कॉम्पिटिटर। तो उनको मालूम है कि अब उनको यूएसए से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आपने देखा है कि पुतिन और ट्रंप को होस्ट करने के लिए रेडी है स्विट्जरलैंड। वो बोलते हैं हम टॉक्स करके इस जो मसला है यूक्रेन का, हम जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। और आपने देखा है कि ट्रंप के कैबिनेट में सारे एंटी चाइना हॉक्स बैठे, ठीक है। और रशिया चाहता है कि वो चाइना को डॉक पे रखे। आज आपने ये भी देखा है कि जो शिप्स को अमेरिका ने सैंक्शन किया है, चाइना ने उस शिप से जो ट्रेन ट्रांसपोर्ट होता है उसको लेना बंद कर दिया है। जो बात लोग बोलते थे कि चाइना और रशिया की नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना अपने मतलब से काम कर रहा है। तो रशिया को भी लग गया कि चलो हम भी इसके अंदर अपना गेम, अपना कार्ड खेलते हैं, भारत को लेके आते हैं। और भारत को लेके आने से उनका स्टैंड मजबूत होता है। आज देखिए अमर जी, रशिया सैंक्शनड है, और ईरान भी सैंक्शनड है, अफगानिस्तान सैंक्शनड है। पाकिस्तान को तो नॉन नेटो एलाई का जो दर्जा मिला हुआ है वो शायद हटा दिया जाएगा और चाइना पे भी सैंक्शन आ जाएंगे। तो ये पांचों कंट्रीज है, ये इसको वेस्ट बोलता है, इविल एक्सिस बोलता है, ठीक है। और इसके अंदर भारत को लाने से भारत इज अ कनेक्टिंग फोर्स बिटवीन दीज कंट्रीज एंड द वेस्ट। एक ही कंट्री है भारत जो बोथ रशिया और यूएसए के साथ बात कर सकता है। एक ऐसा कंट्री है जो बोथ
ईरान और इजराइल के साथ काम कर सकता है। भारत जानता है कि डिप्लोमेसी कैसे करना चाहिए। ट्रस्ट, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो ट्रस्ट के ऊपर है। पीपल आर ट्रस्टिंग भारत। वो बात अलग है कि सब लोग धोखा देते हैं भारत को, वो बात अलग है। ठीक है, पर भारत कभी भी आपने देखा है कि बांग्लादेश में भी इतना प्रोवोकेशन होने के बावजूद भी हम उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। नेपाल से वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, पर वो भारत का ग्रिड यूज कर रहे हैं। वहां पे हम चावल भेज रहे हैं, वहां पे मतलब सब्जी भेज रहे हैं, जो वह, जबकि उनके जो एडवाइजर्स है वो भारत के खिलाफ उलझुल बातें करते हैं। फेंसिंग रुकवा दी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को समन किया। तो वो सब आप देख लीजिए, इतना होने के बावजूद भी भारत बहुत एक तरह से अपने आप को रिस्ट्रेन करके दे आर ट्राइंग टू गो फॉर अ पीपल टू पीपल कनेक्ट। जो डिप्लोमेसी जो अफगानिस्तान में काम हो रही है, सेम वो बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो रशिया ने भी देखा है कि हम इन भारत को लाने से बहुत फर्क पड़ता है। इसमें इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस कम होता है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, जो रशिया के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वहां पे अपना प्रेजेंस बना रहा है। वो तजाकिस्तान में बोलते हैं कि 1/4 ऑफ तजाकिस्तान वो ले चुका है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सब जगह चाइना उधर लोन देके उधर एक स्ट्रेटेजिक एसेट, उनकी जो माइंस है वो सब हटते जा रहे हैं। सेकेंड, अगर आप देखें तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स चलते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुपिंग है उसको बांध के रखने वाला भारत है, और रशिया अकेला नहीं कर सकता इसमें। तो इसके लिए इसके आने से बहुत फर्क पड़ गया। एक्चुअली अगर हम अब बात करते हैं जब जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस की, तो कई सारे डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं, लेकिन जो खासतौर से हमारे रीजन में जो इक्वेशंस चेंज होती नजर आ रही हैं। आप भारत और अफगान रिश्तों की खासतौर से बात करें, अगर भारत अफगान क्वाड में शामिल हो जाता है तो कितना असर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है उस पर पड़ता है, और इससे क्या भारत को फायदा हासिल होता है? देखिए, ऑलरेडी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हम्म। राजनाथ सिंह ने बोला है कि हम पीओके ले लेंगे थोड़े दिनों में, वो हमारा ही है, या पीओके का ऑटोमेटिकली हमारे में विलय हो जाएगा। अफगानिस्तान हमारा इमीडिएट बॉर्डर उस समय अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी में भी बहुत ही अच्छा बात है कि इसके कारण हमारा जो बॉर्डर जब अफगानिस्तान के साथ रहेगा, वी कैन हम्म। ओपन अ ट्रेड रूट टू सेंट्रल एशिया। वहां से हम डायरेक्टली एक जो गैस पाइपलाइन है वो भारत की तरफ लेके आ सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मेजर्स है। इसका ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में आपका इसका बेनिफिट नजर आएगा। ये बेनिफिट्स आपको जब पीओके भारत में विलय होगा उसके बाद आपको इसका बेनिफिट्स नजर आएगा। तो कोई भी काम होता है ना अंबर जी, उसके अंदर यू हैव टू सी दैट इसके लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं और शॉर्ट टर्म उसके ऊपर काम किया जाता है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ट्रस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने वो ट्रस्ट गेन किया है, और इसी हिसाब से एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। भले ही छोटा लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा भारत। जी, बिल्कुल। और वो तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत को कितना फ़ायदा इससे हासिल होता है। लेकिन अगर ओवरऑल भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो लगातार बेहतर भारत करता आ रहा है और उसकी तारीफ़ भी होती है। लेकिन हम अगर बात करें अपने ही रीजन पे अगर हम रहते हैं, तो कई सारे हमें चेंजेज़ हमें भारत के ही जो नेबर हैं, उनसे के रिश्तों से को लेकर हमें लेटेस्ट भी अगर हम जो अपडेट्स हैं, उसके हिसाब से भी इधर-उधर इक्वेशंस हो रही हैं। बांग्लादेश को लेके बात करें, नेपाल है, हम इस होस्टाइल नेबरहुड पे भी पहले कई सारी चर्चाएँ कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ तो हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, ईरान के साथ हमारे हैं ही। लेकिन जो दूसरा मसला है हमारे सामने, बांग्लादेश है, और लगातार जो जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों को हमारे ही खिलाफ उनको करने की कोशिश की जाती है साजिश। इससे भारत पे कितना असर पड़ता है? भारत की पॉलिसीज़ को लेकर क्या है? देखिए, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है वो भारत के इंटरेस्ट में ही है। जब तक चाइना ने गलवान पे अटैक नहीं किया, आपने देखा है कि हमने बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया। हुँ, और जब उन्होंने अटैक किया तब हमको मालूम पड़ा कि हमने सब वॉर गेम्स किए, हमको मालूम पड़ा कि बॉर्डर रोड्स कितना इंपॉर्टेंट है। और जो कल टनल बना है, जिसके हुँ, पहले 3 घंटे लगते थे, अभी 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, हुँ, उसके आगे भी और टनल्स की बात की जा रही है।
जिसके कारण कश्मीर और लद्दाख के बीच में और कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी ऑल वेदर रोड्स एंड टनल्स के कारण। सेकेंडली, भारत के और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर्स थे, पहले वो फेंस नहीं हो रहे थे, अब वो फेंसिंग चालू हो गया। अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश जो गार्ड्स है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि वो बहुत उनको कमर्शियल फायदा बहुत मिल रहा था ओपन बॉर्डर्स के कारण। अब वो स्मगलिंग नहीं होगी, वो सब चीजें नहीं होगी, तो लॉन्ग टर्म में ये सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए अच्छा ही होता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम जरूर है। पहले क्या था, हमें लगता था कि ये लोग हमारे दोस्त हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अब ऐसा नहीं है। भारत अभी क्या देख रहा है कि जो भी है परमानेंट बॉर्डर का सोल्यूशन ही ये है कि फेंसिंग कर लो, और जो भी पहले जो बात ओपन बॉर्डर्स थे उन सबको खत्म करो। दैट इज वेरी गुड फॉर अस। बिल्कुल। और अभी बॉर्डर फेंसिंग भारत की तरफ से चल भी रही है, लेकिन बांग्लादेश उसमें अड़चन डाल रहा है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने समन किया था, उसका बिल्कुल सटीक जवाब भारत ने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठा है, लेकिन लगातार जिस तरह से भारत को पोक करने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, उससे समझ में भी आता है उमेश जी कि भारत के साथ कोई ना कोई पंगेबाजी बांग्लादेश करना चाहता है, उद्देश्य। और एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जो शेख हसीना का विरोध था, वो भारत विरोध में कैसे बदल गया ये भी नहीं पता चला। हालांकि हम जानते हैं कि एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं धके छुपे दबे थे ही, क्योंकि पाकिस्तान से ही निकला था बांग्लादेश, तो उसमें कोई दूसरी या सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा भारत के साथ जो रिश्ते हैं उन पे ज्यादा बांग्लादेश फोकस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भारत जो है वो कैसे हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है, और उससे हमारा कितना हमारी पॉलिटिक्स पे असर हो रहा है इन सारी चीजों का। देखिए अंबर जी, आप ये देखिए कि भारत ने हेल्प किया था बांग्लादेश को 1971 में। 1975 में ही वहां पे जो फादर ऑफ बांग्लादेश थे मुजीबुर रहमान, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि बांग्लादेश में अंदर दो कैंप है, एक एंटी इंडिया, एक प्रो इंडिया। तो जो बेगम खालिदा जिया थी, वो एक बार पावर में भी आई थी। ठीक है, और आपने देखा कि शेख हसीना पिछले 15 साल से रूल कर रही है। बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, उसको सपोर्ट भी भारत ने किया एट द कॉस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। ठीक है, और बांग्लादेश की जो जीडीपी, जो पर कैपिटा इनकम है, वो 698 यूएसडी से 2400 यूएसडी हो गई। ठीक है, एक तरफ तो एक टाइम तो ऐसा था कि बांग्लादेश का जो टका है वो भारत के रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। बट इसमें भारत ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। और उस समय जैसे हमने देखा कि हमने सोच लिया था कि एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, जिसके कारण हम वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उधर गए थे, सब ठीक ठाक था, बट वहां पे जमात जो पार्टी थी वो प्रो पाकिस्तान है, बीएनपी प्रो पाकिस्तान है। और लंबे समय से एक ही पार्टी रहने से उन लोगों ने वो जो एंगर है वो चैनलाइज कर दिया। कोई भी एक ट्रिवियल इशू, भारत में भी रेजिम चेंज के लिए आपने देखा था, शाहीन बाग किया था, फार्मर्स प्रोटेस्ट किया था। शेख हसीना समझ नहीं पाई ये चीज को, वो कर्टेल नहीं कर पाई। और जो भी ये रेडिकलाइज थे, उस शेख हसीना ने क्या किया था, उसने आर्मी के अंदर रेडिकलाइजेशन नहीं होने दिया। बट जो ढाका के बाहर जहां पे रेडिकलाइजेशन हो रहा था, उसको कर्व करने में इनएफेक्टिव हुई। और कहीं ना कहीं वो जो था गुस्सा, कहीं ना कहीं इनको फंड्स मिला, और सीआईए का सपोर्ट आया, चाइना का सपोर्ट आया, पाकिस्तान का सपोर्ट आया, टर्की का सपोर्ट आया, कतर का सपोर्ट आया। इतने लोगों ने पैसा देने के बाद फिर बाद में आपने देखा कि यूनेस्को इंस्टॉल किया गया, और सब ने इनको मान्यता भी दे दी। ठीक है, तो एक तरह से आप सोचिए, एक सोची समझी चाल थी कि भारत का जो ईस्टर्न फ्रंट है, जिससे हम सिक्योर मानते थे, सडनली हम देखें कि वहां पे प्रॉब्लम्स चालू हो गए। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, ये तो बहुत लॉन्ग, मेरे ख्याल से 2-3 साल से इसकी प्लानिंग हो रही होगी, ओवरनाइट नहीं हो रही हुई है। शेख हसीना शेख हसीना की जो सरकार है, उनके जो भी जो आर्मी जनरल उन्होंने अपॉइंट किया था, जो उनके खुद के रिलेटिव है वकारुज्जमान, वो जाके मिल गए अमेरिका के साथ, और उन्होंने इंस्टॉल कर दिया इसको, यूनेस्को। तो एक तरह से खुद शेख हसीना ने जो बोलते हैं, उनकी जो चॉइस थी एज आर्मी चीफ,
वो एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने उन पे भरोसा किया, बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि आगे बांग्लादेश में क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जा रही है और भारत के रिश्ते अफगानिस्तान से फिलहाल बेहतर होते हुए नजर आए। हालांकि अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे हैं, पीपल टू हम पीपल कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग रहा है। हाँ जी। अम्बर जी, बांग्लादेश में अभी आर्मी के अंदर दो फैक्शन आ गए, एक प्रो अवामी लीग, एक प्रो यूनिस। ठीक है, और ये कभी भी एक तरह से सिविल वॉर में बदल सकता है। सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है, और आप ये भी हो सकता है कि आगे जाके भारत को अपनी फोर्सेस भी भेजनी पड़ सकती है डिफेंड करने के लिए। ये बात तो है, अगर बांग्लादेश में सिविल वॉर होती है, इस तरह के हालात होते हैं, तो भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बहुत सारे लोग, एक तो वैसे ही हम अवैध घुसपैठ की या घुसपैठ को लेकर हम बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। इनफैक्ट भारत सरकार बड़ा लंबा चौड़ा क्रैकडाउन भी इस तरह की घुसपैठियों के खिलाफ चला रही है ऐसे में। और दूसरी तरफ बॉर्डर फेंसिंग भी हो रही है, उधर से बॉर्डर फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश अड़चन डाल रहा है। ऐसे में अगर ये डेवलपमेंट हो जाता है तो भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और इसको किस तरह से भारत इसको टैकल करेगा, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ तो हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए ये समस्या होती है। बांग्लादेश का तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी गर्त में है। इस तरह का कुछ होता है तो भारत किस तरह से इससे जूझेगा? क्या फोर्सफुली एक कन्फ्रंटेशन में आ जाएगा बांग्लादेश के साथ? मेरे हिसाब से फोर्स को बॉर्डर पे रखा जाएगा, ताकि इलीगल माइग्रेंट जो आने वाले रहेंगे उनको रोका जाएगा। फिर बाद में अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक तरह से सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जो प्रो अवामी लीग फैक्शन है उनका हुँ, कंट्रोल आ जाए, और भारत और शेख हसीना रिटर्न हो जाए बांग्लादेश में, उनकी सरकार वापस रिस्टोर हो सकती है। ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इंडिया कैन से दैट। और अभी तक आपने देखा है शेख हसीना ने टेलीवाइज एड्रेस नहीं किया, वो जी। कुछ ना कुछ अपॉर्चुन टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। देखते हैं, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बांग्लादेश में। पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है, सिविल वॉर, रेजिम चेंज, यूनिस का भागना और शेख हसीना का लौटना, सब नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि जो नज़र आ रहा है उसमें क्या-क्या हकीकत में होगा, और उसपे हम आगे भी चर्चा करेंगे जो-जो भी डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया